हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द लिटरेचर सीरीज ऑफ एचपीएससी। हम ऑलरेडी रोमांटिक एज के सारे इंपॉर्टेंट पोइट्स को कवर कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे नॉवेलिस्ट्स फ्रॉम रोमांटिक एज। हमारी पहली सबसे इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं जेन ऑस्टन, जिनका जन्म हुआ था 1775 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1817 में। ये अपने 6 बेस्ट नॉवेल्स के कारण बहुत फेमस हैं, जिसे इन्होंने 18 सेंचुरी इंग्लैंड के ब्रिटिश सोशल क्लास लैंड ओनर्स की लाइफ के ऊपर बेस किया है। ये वे लोग हैं जो लैंड ओनर्स हैं और रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनके पास इनकी कंट्री एस्टेट्स भी होती हैं, ज़मीन जायदाद होती है। इनके 6 नॉवेल्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रीजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थैंगर एबे, परसुएशन, इन सबको हमें विकिपीडिया से डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि जेन ऑस्टन के ये 6 नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 6 नॉवेल्स के अलावा इन्होंने एक इनकम्प्लीट नॉवल जिसका नाम है सैंडिशन, एक एपिस्टलरी नोवेला, नोवेला क्या होता है जो नॉवल से छोटा हो, लेडी सुजेन, जिसके 3 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे हैं, एंड एक अबैंडन नॉवल है। अबैंडन नॉवल क्या होता है जिसको लिखने से ऑथर मना कर देता है, छोड़ देता है बीच में, सो उसका नाम है द वैटसन्स। ये 3 भी इन्होंने लिखे हैं, बट इनको हमें डिटेल में नहीं करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस कि जेन ऑस्टन से किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पूफ ऑफ ए गॉथिक नॉवल। स्पूफ क्या होता है? स्पूफ होता है ह्यूमरस इमिटेशन, किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर का ह्यूमरस इमिटेशन जो होता है उसको हम स्पूफ कहते हैं। सो ऑप्शंस है फ्रैंकेनस्टीन, नॉर्थैंगर एबे, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। सो इन चारों में से कौन सा जो है स्पूफ है गॉथिक नॉवल का? इसका आंसर है नॉर्थैंगर एबे। नॉर्थैंगर एबे जेन ऑस्टन ने लिखा है, जो कि कोई गॉथिक नॉवल नहीं है, बट गॉथिक एलिमेंट्स इसमें हमें दिखेंगे और उनका मजाक उड़ाया गया है, उसको ह्यूमरस तरीके से जेन ऑस्टन ने इसमें दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अ सटायर ऑन द गॉथिक नॉवल। अब क्वेश्चन सिमिलर सा ही है, बट फर्क क्या है? स्पूफ एंड सटायर। सटायर क्या होता है? सटायर भी ह्यूमरस तरीके से किसी पर्सन, किसी वर्क, किसी आइडिया, किसी के बिहेवियर के ऊपर जब हम अटैक करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम सटायर कह देते हैं। सो कौन सा वर्क जो है वो एक सटायर है गॉथिक नॉवल के ऊपर? सो गॉथिक नॉवल के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, जिसको ऑथर जो है एक सिली आइडिया समझती है, बैड आइडिया समझती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्राइड एंड प्रिजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या नॉर्थैंगर एबे। सो नॉर्थैंगर एबे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। नॉर्थैंगर एबे में हमें सटायर मिलती है गॉथिक नॉवल के ऊपर। स्पूफ भी कह सकते हैं, सटायर भी कहते हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। Pick out 2 Austen heroines from the following list who are right-minded but neglected in the beginning but gradually are acknowledged to be correct by characters who have previously looked down on them. मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी 2 हीरोइंस हैं जेन ऑस्टन की जिनको पहले जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरह से राइट माइंडेड नहीं समझ रहे थे, नेग्लेक्ट किया जा रहा था, बट ग्रेजुअली नॉवल में जैसे जैसे ग्रोथ होती है स्टोरी में उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि वो एक्चुअल में राइट माइंडेड हैं, जो उनके डिसीजंस हैं वो उन्होंने सही लिए हैं। सो 2 ऐसी हीरोइंस हैं, हमें उनका नाम देखना है, एलिजाबेथ बैनेट, फैनी प्राइस, एमा वुडहाउस या फिर एन एलियट। सो इनके आंसर रहेंगे फैनी प्राइस। फैनी प्राइस एक कैरेक्टर है मैन्सफील्ड पार्क से, एंड एनी एलियट है परसुएशन से। ठीक है, सो परसुएशन जो है इनका लास्ट नॉवल है, लास्ट में पब्लिश हुआ था नॉर्थैंगर एबे के साथ। सो हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा, या सेकंड विल बी द आंसर, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस मोस्ट क्लियरली शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उसके ऊपर कौन से ऑथर के किस वर्क का इन्फ्लुएंस है, ये आपको पता होना चाहिए। हेनरी फील्डिंग है या रिचर्डसन है या टॉबियस स्मॉलेट है या स्टर्न है, कौन से ऑथर हैं? ये चारों ही ऑथर, इनको पिलर ऑफ द नॉवेल्स कहा जाता है, एनलाइटनमेंट एज से हैं ये चारों। तो कौन से ऑथर का इन्फ्लुएंस हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस या जेन ऑस्टन के ऊपर दिखाई देता है? इसका आंसर रहेगा बी, रिचर्डसन। रिचर्डसन ने लिखा है पैमेला, एंड पैमेला में
एपिस्टलरी नॉवल है, लेटर्स के थ्रू पैमेला जो है पूरी कहानी हमें बता रही है। उस नॉवल का इन्फ्लुएंस जो है जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर है, बट ऐसा माना जाता है कि हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स का भी इन्फ्लुएंस जेन ऑस्टन के ऊपर था, बट इस पर्टिकुलर नॉवल के ऊपर इन्फ्लुएंस है रिचर्डसन के पैमेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेमसली सेड 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on। एक कंट्री विलेज मतलब गांव का जो सिनारियो है उसमें 3-4 फैमिलीज हों और वो काफ़ी हैं एक नॉवल को लिखने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है किसकी है? क्लारा रीव, मारिया एजवर्थ, फ्रांसिस बर्ने या फिर जेन ऑस्टन। सो ये जो स्टेटमेंट है ये है जेन ऑस्टन की। जेन ऑस्टन ने ये स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु आर द डैशवुड सिस्टर्स इन जेन ऑस्टन्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है वो जेन ऑस्टन का फर्स्ट नॉवल है जो पब्लिश हुआ था 1811 में। इसमें 4 भाई बहन हैं, ठीक है। उनमें से 2 बहनों का नाम इन्होंने पूछा है, एलिनोर, मरियाना, मैरी एंड अमेंडा। सो 3 बहनों और 1 भाई, 3 बहनों के ऊपर ये पूरा जो नॉवल है वो सेट है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। उनमें से 2 जो बहनें हैं वो है फर्स्ट एलिनोर एंड सेकंड मैरियाना। सो एलिनोर एंड मैरियाना के अलावा इनकी एक और छोटी सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट एंड इनका एक हाफ ब्रदर है जॉन। सो ये जो कैरेक्टर्स के नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जेन ऑस्टन में। जेन ऑस्टन से आप देखेंगे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जेन ऑस्टन नॉवल डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स एन एलियट, लेडी रसल, लुइजा मसग्रोव एंड कैप्टन वेंटवर्थ। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन से नॉवल में हमें दिखाई देते हैं? एमा, मैन्सफील्ड पार्क, परसुएशन या नॉर्थैंगर एबे। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमें जेन ऑस्टन के लास्ट नॉवल परसुएशन में दिखाई देते हैं जो पब्लिश किया गया था 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थैंगर एबे इज अ पैरोडी ऑफ द डैश रोमांस। कौन से रोमांस की जो है पैरोडी है नॉर्थैंगर एबे? सो पैरोडी, स्पूफ, सटायर, ये सारे वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनका मतलब सिमिलर होता है। सो इसका जो आंसर रहेगा सी, गॉथिक रोमांस। गॉथिक रोमांस का जो पैरोडी किया है नॉर्थैंगर एबे में। गॉथिक रोमांस क्या होता है? जिसमें हॉरर हो, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया जाए, सो उसको हम गॉथिक कहते हैं। रोमांस क्या होता है? जिसमें एक रोमांटिक कहानी भी हो, रोमांस भी हो, प्लस उसमें गोथिक एलिमेंट्स भी हो। सो गोथिक रोमांस की पैरोडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स विद द फेमस स्टेटमेंट, इट इज ए ट्रूथ universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a life partner. As we get to read the novel, this statement seems to be made from the point of view of. So ये जो statement है Pride and Prejudice की opening lines है। So question ये पूछा गया है कि ये किसका point of view है? इन 4 ऑप्शंस में से किस किस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन कही गई है? द सराउंडिंग फैमिलीज, मिसेस बैनेट, मिस्टर बैनेट, द विमेन ऑफ जेन ऑस्टन्स एज एंड सोसाइटी। सो इसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। द सराउंडेड फैमिलीज की जो उस सेटिंग में जो आसपास की फैमिलीज हैं उनका भी ये मानना है कि अगर कोई सिंगल आदमी है जिसके पास अच्छा फॉर्चून है वो एक लाइफ पार्टनर की तलाश में होता है। सेकंड जो है ये मिसेस बैनेट का, जो उसमें एक लीड कैरेक्टर हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जेन ऑस्टन ने दिखाया है। एंड इसका आंसर फोर्थ भी रहेगा, मिस्टर बैनेट का ये नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। द वेमेन ऑफ जेन ऑस्टन्स एज एंड सोसाइटी। सो उस टाइम पे 18th सेंचुरी के इंग्लैंड की जो विमेन थी उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था। सो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाया गया है इस स्टेटमेंट के थ्रू। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, 1, 2 and 4. Next question is, who among this group of young male characters in Jane Austen's novel is not sent to the university for education? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में से जिसको फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया था? टॉम बर्ट्राम, जॉन थॉर्प,
जेम्स मोरलैंड एंड हेनरी टील ने। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हेनरी टील ने। ये नॉर्थैंगर एबे से एक कैरेक्टर है, उसका लीड हीरो है एंड ऐसा माना जाता है कि ये फाइनेस्ट ऑफ ऑस्टन हीरो है, यानी कि ऑस्टन के जितने भी हीरोज हैं उनमें से सबसे फाइन, सबसे अच्छा जो कैरेक्टर है वो हेनरी टील ने है। इस कैरेक्टर को अगर हम देखेंगे स्टोरी में, इसको नॉलेज है बहुत सारी मस्लिन क्लोथ की और गॉथिक नॉवेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does हैरियट स्मिथ फाइनली मैरी इन वन ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवल। हैरियट स्मिथ की फाइनली शादी किससे होती है और कौन से नॉवल से ये कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है एमा से। एमा जो कि 1815 में पब्लिश हुआ था। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स के, तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सो उसकी जो शादी है हैरियट स्मिथ की वो फाइनली मिस्टर मार्टिन से होती है। सो अगर आपने स्टोरी देखी है इसकी तो एमा को बिल्कुल भी राइट मैच नहीं लगते हैं मिस्टर मार्टिन हैरियट स्मिथ के लिए, बट फाइनली उसकी शादी जो है मिस्टर मार्टिन से होती है एंड एमा को ये रियलाइज होता है कि मेरी जो मैच मेकिंग स्किल्स हैं जिसके ऊपर मुझे बहुत प्राउड था वो बिल्कुल खराब है। उसको खुद भी नहीं पता कि वो किससे शादी करना चाहती है, मिस्टर नाइटले से वो शादी करना चाहती है, बट उसको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? मिस्टर डार्से, मिस बिंगले, मिस बेट्स या मिस्टर कॉलिन। सो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी, मिस बेट्स। मिस बेट्स एक कैरेक्टर हैं एमा नॉवल से, बाकी के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस के हैं। तो कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एचपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए हमें जेन ऑस्टन्स के कैरेक्टर्स को याद करना, उसकी क्रोनोलॉजी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टू नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन हैव द स्पा टाउन ऑफ बाथ एज ए प्राइमरी लोकेशन। स्पा टाउन ऑफ बाथ कौन से दो नॉवेल्स में जेन ऑस्टन के दिखाए गए हैं? एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थैंगर एबे या परसुएशन। कौन से दो नॉवेल्स में सेम सेटिंग है? सो इसका आंसर रहेगा सी एंड डी, यानी कि नॉर्थैंगर एबे एंड परसुएशन दोनों में ही जो स्टोरी सेट है वो टाउन बाथ में है, टाउन ऑफ बाथ में। एंड हमारी जो ऑथर हैं जेन ऑस्टन, अगर आपने उनकी बायोग्राफी थोड़ी सी भी देखी है, उन्होंने भी इसी टाउन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है अपनी लाइफ का और इसी टाउन को उन्होंने अपनी सेटिंग में रखा है। Which one of the following novels of Jane Austen was abandoned unfinished? Abandoned मैंने आपको पहले ही बताया था, abandoned क्या होता है? जिसको ऑथर ने लिखने से छोड़ दिया हो, मतलब आप वो नहीं लिखना चाह रहे हैं उसको, अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया था, तो वो कौन सा नॉवल है? सो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थैंगर एबे, परसुएशन, द पैटसन्स एंड एमा। सो अगर हमें इसका आंसर नहीं भी पता है, एग्जैक्टली हमने नहीं पढ़ा है, तो भी नॉर्थैंगर एबे, परसुएशन एंड एमा ये उन 6 नॉवेल्स की सीरीज में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नॉवेल्स कंप्लीट हैं। सो हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, द वेटसन्स। वेटसन्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बता देती हूँ, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये जो नॉवल है इन्होंने 1803 में लिखना शुरू किया था एंड इनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने 1805 में इसको लिखना छोड़ दिया था। सो ये इनका द वेरी फर्स्ट नॉवल है जो इन्होंने लिखना शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा था बहुत सालों बाद 1811 में, एंड अपने फादर की डेथ के बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया था। बाद में इनके नेफ्यू ने, जेन ऑस्टन की डेथ के बहुत सालों बाद इनके नेफ्यू जेन एडवर्ड ने इस स्टोरी को कंप्लीट किया था एंड कंप्लीट करके उन्होंने 1871 में इसको पब्लिश किया था। बट जेन ऑस्टन ने इसको 750 के अराउंड वर्ड्स, 7500 वर्ड्स के अराउंड ही वर्ड्स इन्होंने कंप्लीट किए थे। उसके बाद की जो स्टोरी है इनके नेफ्यू ने कंप्लीट की थी। अरेंज द फॉलोइंग विमेन नॉवलिस्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बट हाँ अगर इसमें भी हम थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी थोड़ी सी सेंस लगाएं तो हमें इसका आंसर आसानी से मिल सकता है। सो इसके क्रोनोलॉजी में आपको लिखवा देती हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो आएंगी फैनी बर्ने,
डी। एंड सेकेंड नंबर पे इनका जो बर्थ डेट है 1752 है। सेकेंड नंबर पे आएंगी एन रेडक्लिफ। एन रेडक्लिफ जो हैं वो उनका बर्थ है 1764। थर्ड जो ऑथर आएंगी वो हैं ई मैरिया एजवर्थ एंड उनका जो बर्थ डेट है वो है 1768। ये एक आयरिश ऑथर हैं। नेक्स्ट है हमारी जेन ऑस्टन, ठीक है। सो उनका जो बर्थ डेट है वो है 1775। एंड लास्ट हैं एन ब्रॉन्टे जो कि 1820 में हम इनको देखते हैं। सो ये विक्टोरियन ऑथर हैं। सो 1820 तो हम इस तरह से थोड़ा सा सेंस कर सकते हैं कि कौन से ऑथर को हमने कौन सी एज में पढ़ा था। सैनी बर्नी जो हैं एंड एन रेडक्लिफ हैं, इनको हम लोग एनलाइटनमेंट एज में देखते हैं। एंड जेन ऑस्टन को हम रोमांटिक एज में देखते हैं। एने ब्रॉन्टे को हम लोग विक्टोरियन एज में देखते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता है तो हम एक इंटेलिजेंट गेस के थ्रू कोशिश कर सकते हैं आंसर ढूंढने की। छोड़ के आने से या गलत करने से हम इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर सही होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी डिड जेन ऑस्टन लिव। जेन ऑस्टन कौन सी सेंचुरी में जी रही थी। सो 18th सेंचुरी विल बी द आंसर। उनका जन्म 1775 में हुआ है तो 18th सेंचुरी विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंचुरीज का सिस्टम समझ में नहीं आता है, नहीं पता होता है। सो सेंचुरीज का सिस्टम किस तरह से होता है, जैसे 1700 से 1800 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम 18th सेंचुरी कहते हैं। यानी कि अगर हम 1700 समथिंग की बात कर रहे हैं तो उससे अगले साल को हम उस सेंचुरी में काउंट करते हैं। जैसे अभी हम लोग 2024 में रह रहे हैं, 2024 जो है वो कौन सी सेंचुरी में होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है डेथ के बाद, ऑथर की डेथ के बाद कौन से नॉवेल्स हैं जो ऑथर की डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थैंगर एबे या फिर परसुएशन। इसका आंसर रहेगा परसुएशन। वैसे तो नॉर्थैंगर एबे भी बाद में पब्लिश हुआ था, इनकी मतलब ये साथ साथ पब्लिश हुए थे, बट परसुएशन जो है इनका लास्ट नॉवल है। सो परसुएशन विल बी द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन है जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स आर नोन फॉर देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स रिलेटेड टू। जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं वो किस तरह की थीम्स को अपने अंदर रखते हैं, उनके नॉवेल्स में किस तरह की थीम्स होती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल क्लास एंड मैरिज, पॉलिटिकल इंट्रीग, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो बहुत ही सिंपल सा है, हमने जितने भी पिछले क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके बेस पे भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा सोशल क्लास एंड मैरिज। सो बेसिकली जेन ऑस्टन का फेवरेट जो टॉपिक है वो है मैरिज एंड सोशल क्लासेस के बारे में बात करना। उनके नॉवेल्स में कहीं पे भी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल इंट्रीग्स या फिर वॉर या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता है। उसमें बस वही बात है जो उन्होंने बोली है कि 2-3 फैमिलीज हों और कुछ बैचलर्स हों और वो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मैटर है नॉवल लिखने के लिए। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ जेन ऑस्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल। फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल कौन सा है जेन ऑस्टन का, उसका आंसर हम देखेंगे मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्थैंगर एबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो मल्टीपल टाइम्स मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए इंक्लूड किया है कि जब हम बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो हमें क्रोनोलॉजी आसानी से याद हो जाएगी। सो इसका आंसर जो है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये फर्स्ट नॉवल है एंड जो लास्ट है वो है परसुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स हैज द सबटाइटल इन नॉवल ऑफ मैनर्स। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमने अच्छे से डिटेल्स नहीं पढ़ी है। ऑप्शंस हैं एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या मैन्सफील्ड पार्क। इसका सही आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ही एक तो सबटाइटल उन्होंने रखा है इन नॉवल ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जेन ऑस्टन्स मोस्ट फेमस वर्क known for its witty depictions of social manners and relationships। कौन सा ऐसा नॉवल है जो फेमस है उसके विटी डिपिक्शंस के लिए, किस चीज़ की, सोशल मैनर्स के। सो इसका आंसर क्या रहेगा, एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क। इसका भी आंसर रहेगा बी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स वर्क्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द लिटरेरी मूवमेंट नोन एज, कौन से लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं जेन ऑस्टन के वर्क? इसका आंसर देखेंगे, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, गॉथिक लिटरेचर या रेनेसां। अब देखो, गोथिक लिटरेचर बिल्कुल चूज नहीं करना है हमें ये सोच के कि हमने ऑलरेडी नॉर्थैंगर एबे को गोथिक पैरोडी के रूप में देखा है, बट हमें सारे नॉवेल्स को देखना है, सारे नॉवेल्स किस चीज़ की तरफ, किस लिटरेरी मूवमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा वो है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो है इनके उसमें दिखाई देता है। रोमांटिसिज्म क्या होता है? ये एक 18th सेंचुरी मूवमेंट है, जिसको हम रोमांटिक एज भी में भी काउंट करते हैं, जो कि एक तरह का रिएक्शन है किस चीज़ के अगेंस्ट? नियो क्लासिसिज्म के अगेंस्ट। नियो क्लासिसिज्म वाले क्या कह रहे थे कि हमें रीजन बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए, हमें तर्क के बेसिस पे हर चीज़ सोचनी चाहिए, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए जिसमें रैशनैलिटी ना हो। बट जो रोमांटिक मूवमेंट है या जो रोमांटिसिज्म है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? इमेजिनेशन एंड इमोशंस। वो कहते हैं कि हर चीज़ को आप इस बेसिस पे नहीं देख सकते कि वो तर्क या रैशनल है या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस दुनिया में हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसके बारे में हम जिसकी तह तक हम पहुंच ही नहीं सकते। जैसे गॉड उसमें एक चीज़ है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग जो है इनका कोई लॉजिक नहीं है, बट वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो जेन ऑस्टन की जो चीज़ें हैं, जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं वो एसोसिएट करते हैं रोमांटिसिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉवल डज जेन ऑस्टन एक्सप्लोर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बर्ट्राम सिबलिंग्स इन ए कंट्री एस्टेट? कौन से नॉवल में बर्ट्राम सिबलिंग्स हमें दिखाई देते हैं? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। एमा, मैन्सफील्ड पार्क, प्राइड एंड प्रेजुडिस या नॉर्थैंगर एबे? सो इसका आंसर है मैन्सफील्ड पार्क। मैन्सफील्ड पार्क में फॉल करते हैं बर्ट्राम सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स फीचर्स द कैरेक्टर फैनी प्राइस? फैनी प्राइस जो कैरेक्टर है वो कौन से नॉवल में है? फैनी प्राइस जो कैरेक्टर है वो है मैन्सफील्ड पार्क में अगेन। सो बी विल बी द आंसर, मैन्सफील्ड पार्क। देखो, हमें सारे नॉवेल्स के कैरेक्टर्स देखने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नॉवेल्स एक एक पेज पे एक एक नॉवल का नाम लिख सकते हैं जेन ऑस्टन के क्रोनोलॉजिकल वाइज। जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा, फिर उसकी थीम लिखी, ईयर लिखा, फिर उसके कैरेक्टर्स लिखे, और मेन एक छोटा सा प्लॉट आप 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं, जिससे आपको उसको रिवाइज करने में, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स नॉवल परसुएशन एक्सप्लोर्स थीम्स रिलेटेड टू? परसुएशन में किस तरह की जो थीम है वो दिखाई दी है? सोशल क्लास, सेकेंड चांस इन लव, गॉथिक मिस्ट्रीज या द इम्पैक्ट ऑफ वॉर? सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, सेकेंड चांसेस इन लव। अब इसकी कहानी अगर आप देखो, इसमें एक लड़की है एने। एने जो है वो 19 ईयर्स की है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एंड उसको एक जो है कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, फ्रेडरिक वेंटवर्थ। एंड दोनों जो हैं, दोनों कमिट हो जाते हैं, दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। बट क्योंकि जो फ्रेडरिक वेंटवर्थ है वो सिर्फ एक नेवल ऑफिसर है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो मैच नहीं करता एने से, तो उसके एने के जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो एने की शादी तोड़वा देते हैं, मतलब जो एंगेजमेंट है वो तोड़वा देते हैं। वो कहते हैं कि ही इज़ नॉट वर्थ, कि तुम एक अच्छी अमीर घर की लड़की हो, तुम्हारे लेवल का ये एक जो है लड़का नहीं है, तो तुम्हें इसे शादी नहीं करनी चाहिए। एंड फिर क्या होता है कि 8 साल बाद की सिचुएशन दिखाई है जेन ऑस्टन ने, कि उनका जो एस्टेट है, उनका जो पैसा है, वो सब वो बैंक्रप्सी की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से कौन? एनी की फैमिली, उसके फादर जो हैं वो बहुत ओवर स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं, एंड उनको अपना घर रेंट पे देना पड़ता है, एंड वो एक छोटे टाउन में एक सस्ती जगह पे जाके रहने लगते हैं। एंड तभी 8 साल के बाद उसको दोबारा से वो कैरेक्टर मिलता है, फ्रेडरिक वेंटवर्थ, जिसका अभी सोशल स्टेटस अच्छा हो गया है, एंड फिर उनके लव को एक दोबारा चांस मिलता है। सो इसीलिए सेकेंड चांसेस इन लव ये इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड जेन ऑस्टन स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हर लाइफ एंड सेट सम ऑफ हर नॉवेल्स। जेन ऑस्टन ने कौन सी सिटी में अपनी लाइफ स्पेंड की थी एंड उसी सिटी को अपने नॉवेल्स में एज अ सेटिंग रखा है? बाथ, लंदन, स्टीवेंटन या फिर चॉर्टन? सो इसका आंसर रहेगा बाथ, सिटी ऑफ बाथ। इसी में इन्होंने अपने 2 नॉवेल्स को भी सेट किया है एंड इसी जगह पे इन्होंने अपनी लाइफ का एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ जेन ऑस्टन्स अनफिनिश्ड नॉवल ऑफन रेफर टू एज हर नॉवल इन प्रोग्रेस? कौन सा ऐसा नॉवल है जो अनफिनिश्ड है और जिसको नॉवल इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है? इसका जो आंसर है, देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको 3 वर्क्स बताए थे जिसमें से 2 इनकम्प्लीट है, सेंडिशन एंड द वैक्सन्स। ये दोनों जो हैं अनफिनिश्ड हैं, बट इसका आंसर रहेगा ए, सेंडिशन। ये इन्होंने 1817 में लिखना शुरू किया था, बट ये इन्होंने अबैंडन नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। ये जो है इनकी बीमारी की वजह से छूट गया था, इसीलिए अनफिनिश रह गया था, बट इसका काफ़ी हिस्सा जो है इन्होंने लिखा है और 1817 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। पहले इन्होंने इसका नाम रखने की सोची थी द ब्रदर्स, बाद में जो है ये सेंडिशन नाम से जो है पब्लिश किया गया था। 11 चैप्टर से इसके कंप्लीट कर चुकी थी। सो इसका आंसर द वैक्सन्स नहीं रहेगा, सेंडिशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स नॉवल एमा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ। एमा जो है उसको हम किस यॉनर में या किस टर्म से हम उसको देख सकते हैं? बिल्डिंग्स-रोमन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजेडी या गॉथिक नॉवल? बिल्डिंग्स-रोमन क्या होता है, जिसमें एक कैरेक्टर है जो एक जर्नी पे हो और जिसकी जो है एक ग्रोथ दिखाई जाए, जिसका जो हीरो या हीरोइन हो वो एक रोग होता है, ठीक है। बट बिल्डिंग्स रोमन ये नहीं है, एमा के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंडर रखेंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक रियलिस्टिक और सटीरिकल कॉमेडी होती है जिसे कि रोमांटिक रेस्टोरेशन एज में पॉपुलर किया था। वहाँ के ऑथर्स ने बहुत सारे प्लेज इसमें लिखे थे, बट इसमें होता क्या है, इसमें जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है, सोशल सेटअप है उस टाइम का, और जो आर्टिफिशियल सोसाइटी है उसके ऊपर कमेंट किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सो एमा को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंडर रखेंगे। ट्रेजेडी हमने देखी हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज हमें पता है कि जिसमें जो है जिसका एंड जो है वो ट्रेजिक रहे। एंड गोथिक नॉवेल्स जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या हॉरर जैसी फियर जैसी चीज़ें हों, उसको हम गॉथिक नॉवल के अंडर रखते हैं। सो इसका आंसर हमारा रहेगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवेला रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स विच एक्सप्लोर्स द कैरेक्टर लेडी सुजेन्स रोमांटिक स्कीम्स? अब देखो इसका जो आंसर है इसके क्वेश्चन में ही है, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, लेडी सुजेन। सो इसका आंसर रहेगा लेडी सुजेन। लेडी सुजेन जो है इनका एक नॉवेला है जो इन्होंने लिखा था, बट पब्लिश नहीं हुआ था पहले। लेडी सुजेन नॉवेला क्या होता है? छोटा नॉवल, छोटा फॉर्म ऑफ नॉवेल्स जिसको लेटर फॉर्म में इन्होंने लिखा था। एपिस्टलरी क्या होता है? लेटर फॉर्म में, ठीक है, एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जेन बैनेट एंड एलिजाबेथ बैनेट? सो इन दोनों का रिलेशन पूछा है, क्या ये सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं या मदर एंड डॉटर हैं? इसका जो हमारा आंसर रहेगा ए, ये सिस्टर्स हैं। बैनेट सिस्टर्स के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and we will be meeting soon with another important author. Till then, stay tuned. Thank you so much.